वेलकम फ्रेंड्स। 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन सबमरीन में बैठकर समंदर के अंदर डुबकी लगाते हैं। ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना ये सफ़र शुरू किया कनाडा की सेंट जॉन पोर्ट से, और समंदर में जिस जगह इसको डाइव करना था वो सेंट जॉन पोर्ट से तकरीबन 700 किलोमीटर दूरी की फासले पर वाक़या है। और ठीक इसी पॉइंट पर तकरीबन 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक का रैक मौजूद है। 17 जून 2023 हफ्ते के दिन प्लान के मुताबिक ये सबमरीन अपना सफ़र शुरू करती है। यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते चले दोस्तों कि सफ़र शुरू होने से पहले ही इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स इंडिकेट की गई थी, लेकिन इन सब को इग्नोर करते हुए अपनी जान पर खेलते हुए ये सफ़र शुरू होता है 18 जून 2023 को। वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीडियो ओनली ऑन योर फेवरेट चैनल पॉप ट्यून्स। फ्रेंड्स, सफ़र शुरू करते वक्त इसमें मौजूद होते हैं 5 लोग। पहले नंबर पर मिस्टर हानिश हार्डिंग, जो फाउंडर हैं एक्शन एविएशन के, और इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस का ट्रैवल भी किया है। दूसरे नंबर पर आए ओशन गेट कंपनी के सीईओ मिस्टर स्टॉकटन रश। ये कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स प्रोवाइड करती है। इसके बाद इसमें तीसरे नंबर पर मौजूद है मिस्टर पॉल हेनरी, जो कि शिपरेक एक्सपर्ट हैं और इनको टाइटन के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन हासिल है। चौथे नंबर पर आए पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून मिस्टर दाऊद, और उनको कंपनी देने के लिए उनके बेटे सुलेमान दाऊद। ये सफ़र किया जा रहा है टाइटैनिक शिप के रैक को विजिट करने के लिए, जो तकरीबन 100 साल पहले डूब चुका है। ये एक इंतहाई एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और इंतहाई महंगा भी, जिसके लिए हर पैसेंजर ने तकरीबन $2.5 लाख पे किए। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक शिप का रैक इंतहाई गहराई में मौजूद है। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो 3,810 मीटर गहरा सफ़र शुरू होता है और सबमरीन को लगेंगे तकरीबन 2 घंटे 12,500 फीट का ये सफ़र तय करने में। इस दौरान बाहर की दुनिया से कनेक्शन का वाहिद तरीका हर 15 मिनट के इंटरवल पर दिए गए वो सिग्नल्स हैं जो समंदर के ऊपर मौजूद पोलर प्रिंस जहाज़ को ये देती है। ये सफ़र शुरू हुए अभी तकरीबन 1.25 घंटे ही गुजरे थे कि पोलर प्रिंस के साथ इसका ये राब्ता मुनक़ता हो जाता है। जहाज़ पर मौजूद स्टाफ इसके रीसर्फेस टाइम, जो तकरीबन 4:30 बजे तक का था, उसका इंतज़ार करते हैं। और फिर शाम के 7:10 तक जब ये रीसर्फेस नहीं होती तो वो डिसाइड करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए। यहाँ से दोस्तों शुरू होता है एक मल्टीनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें जहाज़ों के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स और आरओवीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। और हर एक के जहन में होता है बस एक सवाल, आखिर इन पैसेंजर्स के साथ हुआ क्या? A Canadian aircraft detects underwater noises in the North Atlantic in the search for a tourist submarine that vanished on a trip to the wreck of the Titanic. U.S. Coast Guard say the discovery led search teams to relocate their underwater robotic search operations, but the teams came up empty-handed. CNN and Rolling the Titan, operated by U.S.-based Ocean Gate Expeditions, was built to stay underwater for 96 hours, giving the 5 people aboard until Thursday morning. Debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom. नक्शे में अगर देखा जाए तो ओशन गेट की ये सबमरीन गायब होती है कनाडा के एक आइलैंड न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पर, जहाँ पर एग्जैक्टली टाइटैनिक का रैक भी मौजूद है 2 हिस्सों में, एक बो वाला हिस्सा और एक स्टर्न वाला हिस्सा, और दोनों हिस्से एक दूसरे से तकरीबन 800 मीटर दूर। गुम हो जाने वाला ये व्हीकल एक्चुअली एक सबमर्सिबल था। सबमर्सिबल्स और सबमरीन्स को मोस्टली रिलेट किया जाता है, तभी अभी तक इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए हम सबमरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, बट एक्चुअली ये सबमर्सिबल थी। सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स का एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताती चलूँ कि सबमरीन्स सेल्फ पावर्ड होती हैं, ये खुद चल सकती हैं, खुद को खुद कंट्रोल कर सकती हैं, जबकि सबमर्सिबल्स को कंट्रोल करने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए पानी के ऊपर एक मदरशिप की ज़रूरत पड़ती है जो इसको कंट्रोल कर सके। और हमारे केस में ये मदरशिप था पोलर प्रिंस, जो समंदर के नीचे गई सबमरीन को कंट्रोल कर रहा था। दोस्तों, इनसे मिलिए, ये हैं मिस्टर स्टॉकटन रश, जो सीईओ हैं ओशन गेट कंपनी के। ये बाय प्रोफेशन एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और इन्होंने ओशन गेट कंपनी की बुनियाद रखी सन 2009 में।
ये कंपनी बेसिकली टूरिस्ट को डीप सी एक्सपेडिशंस ऑफर करती थी, लेकिन टाइटैनिक एक्सपेडिशंस इसने जुलाई 2021 में ही ऑफर करना स्टार्ट किए। ओशन गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइटैनिक के अलावा अज़ोरस और बहामास के टूर एक्सपेडिशंस पैकेजेस मौजूद हैं, और इन टूर्स के लिए टाइटन अकेली सबमर्सिबल नहीं थी, बल्कि एंटीपोड्स और साइक्लोप्स 1 के नाम से 2 मजीद सबमर्सिबल्स भी इस कंपनी की ओनरशिप में हैं। एंटीपोड्स को डिज़ाइन किया गया था 304 मीटर की गहराई तक जाने के लिए, साइक्लोप्स 500 मीटर की गहराई तक जा सकती थी, जबकि टाइटन 4000 मीटर्स के लिए डिज़ाइन की गई थी, यानी कि समंदर की डेप्थ में 4 किलोमीटर का सफर। इस डेप्थ को फीट में विजुअलाइज करने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट के इस चार्ट की मदद लेते हैं। एक आम आदमी की हाइट होती है 6 फीट। टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराया था उसकी हाइट थी तकरीबन 100 फीट पानी के ऊपर और उससे कई गुना ज़्यादा पानी के नीचे। 130 फीट वो डेप्थ है जहाँ पर मोस्टली स्कूबा डाइवर्स को जाने की परमिशन होती है। उसके नीचे 600 फीट के नीचे शुरू होता है ट्वाइलाइट जोन, जहाँ सूरज की रोशनी बस कम कम पहुँच पाती है। 1600 फीट ये वो डेप्थ है दोस्तों जहाँ पे डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू किया गया था। 2600 फीट की डेप्थ पर पहुंचे तो आपको नजर आएंगे तैरते हुए ये बड़े बड़े जाइंट स्क्विड्स। ये जाइंट स्क्विड्स अपने आप में इतने बड़े हैं कि इनको देख के खौफ आने लगता है और अल्लाह की कुदरत पर यकीन भी। इसके नीचे शुरू होता है 3000 के नीचे समंदर का मिडनाइट जोन। इसको मिडनाइट जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ पे सब अंधेरा अंधेरा होता है और यहाँ का टेम्परेचर होता है तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आता है 8000 फीट, 10,000 फीट, 12,000 फीट और फाइनली 12,500 फीट जो है ओशन फ्लोर, और यहीं पे टाइटैनिक का रेक भी पड़ा है। जो प्रेशर होता है इस पॉइंट पर वो 400 टाइम्स ज़्यादा होता है सरफेस के प्रेशर से, तकरीबन 6000 psi के इक्वलेंट। तो जो भी सबमर्सिबल यहाँ भेजी जाए वो उसका डिज़ाइन भी इतना मजबूत होना चाहिए। जो विंडो दी गई थी बाहर देखने के लिए इस सबमर्सिबल में, उसका साइज बस इतना ही सा था और इसको नॉर्मली व्यू पोर्ट कहा जाता है। ये अब तक की बनाई जाने वाली प्राइवेट सबमर्सिबल्स में सबसे बड़ी विंडो थी। बात की जाए अगर टाइटन सबमर्सिबल के डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर की, तो इसमें बस 5 ही लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी और इसकी मेन बॉडी जिसको हल कहा जाता है कार्बन फाइबर से बनाई गई थी। बाहर की साइड पे लगे थे 2 कैप्स जो टाइटेनियम के बने हुए थे। इसकी टोटल लेंथ थी करीब 6.7 मीटर्स और वज़न 10,400 किलो से थोड़ा ज़्यादा। बाहर की तरफ इसकी 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल थ्रस्टर्स लगाए गए थे जिनकी मदद से इसको कंट्रोल किया जा सकता था। कंट्रोलिंग के लिहाज से देखा जाए तो इस पूरी सबमर्सिबल को एक एक्सबॉक्स गेम कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था। ये सुनने में वियर्ड ज़रूर है बट यूनिक नहीं, क्योंकि यूएस नेवी भी अपनी सबमरीन्स में लगे टेलीस्कोप्स को, उनकी डायरेक्शंस को, नेविगेशंस को एक गेम कंट्रोलर के थ्रू ही कंट्रोल कर रही होती है। बट हाँ, यहाँ पे तो पूरी सबमर्सिबल ही को एक गेम कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था। बात की जाए अगर टाइटन सबमर्सिबल के इंटीरियर की, तो यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम के अलावा बैठने के लिए सीट्स तक भी नहीं लगाई गई थी। हाल बता एक टॉयलेट ज़रूर बनाया गया था जो कि व्यू पोर्ट के बिल्कुल पास ही में बना हुआ था, और इसकी प्राइवेसी के लिए भी बस प्राइवेसी कर्टन बना दिया गया था। जिस किसी को भी टॉयलेट यूज़ करना हो वो प्राइवेसी कर्टन गिराए, म्यूज़िक ऑन करे और आराम से टॉयलेट यूज़ कर ले। ये सबमर्सिबल्स समंदर में इतना डीप जाती हैं कि यहाँ जीपीएस सिग्नल्स काम नहीं करते। इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ एसएमएस कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, और ओशन गेट की एक रीसेंट ट्वीट के मुताबिक ये लोग ये कम्युनिकेशन सोर्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के थ्रू लेने वाले थे। स्टारलिंक की ये सर्विस यूज करते हुए हर 15 मिनट के इंटरवल पर टाइटन अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस को एक एसएमएस सेंड करी थी, और ये लास्ट एसएमएस रिसीव होता है 11:15 पर सुबह। इसके बाद टाइटन का राब्ता टूट जाता है। फिर भी इसके रीसर्फेस टाइम यानी कि शाम के 4:30 बजे तक एक उम्मीद बाकी थी इसके रीसर्फेस होने की।
क्योंकि इन केस अगर ये बीच समंदर में फंस भी जाती है तो एक तरीका था पैसेंजर्स के पास बैलेस्ट को रिमूव करके वापस सरफेस पे आने का। बैलेस्ट अपने आप में बस भारी वजन होते हैं जो जायंट शिप्स और सबमर्सिबल्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में एक इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं। पुराने ज़माने में बड़ी शिप्स में पत्थर और रेत के बैग्स को यूज़ किया जाता था बैलेस्ट के तौर पर, लेकिन आज की सबमर्सिबल्स में बस पानी ही भरा जाता है इन बैलेस्ट टैंक में। जब सबमर्सिबल को नीचे भेजना हो तो बैलेस्ट टैंक में पानी भर दिया जाता है ताकि वज़न बढ़े और वो पानी में जाना शुरू हो जाए, और जब रीसर्फेस होना हो तो पानी को बैलेस्ट टैंक्स में से निकाल दिया जाता है। शाम के 7:10 तक जब ये रीसर्फेस नहीं होती तो यूएस कोस्टल गार्ड को इमरजेंसी इन्फॉर्म कर दी जाती है। इसके बाद शुरू होती है रेस अगेंस्ट द टाइम, क्योंकि इस सबमर्सिबल में सिर्फ 96 घंटे यानी 4 दिन की ही ऑक्सीजन मौजूद थी। नॉर्मली मरीन व्हीकल्स में एक इमरजेंसी इंडिकेटर लगाया जाता है, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन यानी EPIRB। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यही रेडियो बीकन्स लॉस्ट व्हीकल्स की या एक्सीडेंटल व्हीकल्स की एग्जैक्ट लोकेशंस बताने में बहुत मदद करते हैं, लेकिन टाइटन सबमर्सिबल में ये लगाया ही नहीं गया था। दूसरी तरफ पैसेंजर्स इस सबमर्सिबल का दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस सबमर्सिबल को डिज़ाइन ऐसे किया गया था कि इसका दरवाज़ा बाहर से ही बंद होता था और बाहर से ही खोला जा सकता था। तो ये सबमर्सिबल समंदर में डूबी हो या सरफेस के ऊपर हो, ये 4 दिन का टाइम बहुत क्रिटिकल था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सर्च एरिया, जबकि हिस्ट्री में अब तक सिर्फ एक बार ही सिर्फ 480 मीटर की डेप्थ तक एक पाइसिस 3 नामी जहाज़ को ईयर 1973 में रेस्क्यू किया गया था। बट क्रेडिट गोज टू द सर्चिंग टीम्स जिन्होंने अपनी हिम्मत बांधी और इस सर्च ऑपरेशन को जारी रखा। सर्च ऑपरेशन को मुमकिन बनाने के लिए सोनार डिप्लॉयड 2 अमेरिकन और 2 कनेडियन हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और पानी की सतह पर मौजूद 3 शिप्स। इसके अलावा फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मज़ीद शिप्स भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनते गए। साथ में यूज़ किए गए कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs। ये ROVs बेसिकली रोबोटिक व्हीकल्स होते हैं जिनको जब पानी में गिराया जाता है तो ये डेप्थ में जाकर चीज़ों को ढूंढ निकालने में बहुत मदद करते हैं। 2 रोज़ तक रेस्क्यू टीम्स अपना ये सर्च ऑपरेशन दिन रात जारी रखती हैं। इसके अलावा सोलर स्कैनिंग का इस्तेमाल किया जाता है पानी की गहराइयों तक भी, और आसपास के इलाकों में मौजूद कमर्शियल व्हीकल्स को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वो अपनी आंखें खुली रखें, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। बुध की रोज सुबह 6 बजे यानी 21 जून 2023 को सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन रेस्क्यू टीम्स को पानी के नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फौरन से ROVs को उस डायरेक्शन में भेजा जाता है, मगर कुछ हाथ नहीं आता। अब टाइटन को खो देने का डर मजीद बढ़ चुका है। ऐसे में डिसाइड किया जाता है कि एक ROV को टाइटैनिक शिप के रेक की तरफ भेजा जाए, उसी रास्ते से जहां से टाइटन सबमर्सिबल को ट्रैवल करना था। ROV के वहां पहुंचने पर जो मंजर कैप्चर किया जाता है वो इंतहाई दिल दहला देने वाला होता है। 3:48 पर ROV जब टाइटैनिक रैक के पास पहुंचती है तो टाइटैनिक रैक से ठीक 1600 फीट की दूरी पर वो कैप्चर करती है टाइटन सबमर्सिबल का दुम वाला हिस्सा। 3 दिन से फैला ये सस्पेंस फाइनली 22 जून को अपने इख्तिताम को पहुंचता है कि टाइटन सबमर्सिबल अपने 5 पैसेंजर्स के साथ समंदर की गहराई में पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और फट गई, यानी कि इम्प्लोड हो गई। ये खबर पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है। ओशन गेट की सेफ्टी मेजर्स पर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। ओशन गेट कंपनी के CEO मिस्टर स्टॉकटन रश, जो खुद भी इस हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे, उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने टाइटन सबमर्सिबल को बनाने में कई रूल्स तोड़े हैं और इस इंडस्ट्री में इनोवेशन के नाम पर उन्होंने सबमर्सिबल की स्टील बॉडी को रिप्लेस किया था एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से।
कंपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉन्च करने से पहले इस टाइटन सबमर्सिबल को 5000 से 10,000 psi के प्रेशर पर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट भी किया गया था, जिसमें ये सक्सेसफुल रही थी। दूसरी तरफ यूएस कोस्ट गार्ड्स ने 21 जून को सुनाई देने वाले बैंगिंग नॉइजेस को टाइटन सबमर्सिबल से इररिलेटेबल कह दिया था। फाइनली ये कंक्लूड किया जाता है कि टाइटन सबमर्सिबल 6000 के psi को बर्दाश्त ना कर सकी और इम्प्लोड कर गई। यहाँ आप एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन को मिक्स मत कीजिएगा। एक्सप्लोजन का मतलब होता है कोई चीज़ फट जाना जिसमें फोर्स बाहर की तरफ लगती है, जबकि इम्प्लोजन का मतलब है किसी चीज़ का श्रिंक हो जाना, प्रेशर से सिकुड़ जाना, इसमें फोर्स अंदर की तरफ लगती है। अब आती है कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन्स। क्या होती हैं ये कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन्स? बेसिकली कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन में फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में कोई चीज फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। एक अनस्पेसिफाइड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 0.3 सेकेंड्स का टाइम लगा टाइटन और इसमें बैठे पैसेंजर्स को फटकर मौत का शिकार होने में। तो आखिर क्या वजह बनी होगी इतने बड़े सेटबैक की? जैसा कि पहले मेंशन किया गया है कि टाइटन की मेन बॉडी जो हल होती है उसको कार्बन फाइबर से डिज़ाइन किया गया था, जबकि मोस्टली सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स को स्टील बॉडी में बनाया जाता है। और इस डिज़ास्टर से ये साबित हुआ कि कार्बन फाइबर इस इस्तेमाल के लिए हरगिज़ सूटेबल नहीं है। और यही बात कही ओशन एक्सप्लोरर मिस्टर रॉबर्ट बैलर्ड ने, जो 1985 में फर्स्ट टाइम टाइटैनिक शिपरेक को डिस्कवर करने में कामयाब हुए थे। उन्होंने कहा कि हम आज तक तरह तरह की व्हीकल्स यूज़ करते हुए हर तरह के सी डेप्थ में डिफरेंट प्रेशर्स पर गए, लेकिन आज तक हमने किसी व्हीकल को ऐसे नहीं खोया था जैसे हमने टाइटन को खोया। जॉन्स कैमरॉन, जो फेमस टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर होने के साथ साथ एक डीप सी एक्सप्लोरर भी हैं और मल्टीपल टाइम्स टाइटैनिक शिपरेक को भी विजिट कर चुके हैं, उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया टाइटन सबमर्सिबल के डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर को। उनके अकॉर्डिंग सबमर्सिबल का वो हिस्सा जो टाइटेनियम का बनाया गया था वो आज भी ओशन फ्लोर पर सलामत पड़ा है। उन्होंने ओशन गेट कंपनी के सेफ्टी रेगुलेशंस पर भी बहुत सवालात उठाए और यही बात आप देखेंगे मिस्टर स्टॉकटन रश के कई प्रीवियस इंटरव्यूज़ में, जिसमें वो सेफ्टी को महज एक मजाक समझते हैं। कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने यूएस पैसेंजर वेसल सेफ्टी एक्ट 1993 को यूजलेस कहा और कहा कि वो हमारी कमर्शियल इनोवेशन को हॉल्ट करता है और नीडलेसली प्रायोरिटाइज करता है पैसेंजर सेफ्टी को, जिसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। नवंबर 2022 में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में स्टॉकटन रश ने यहाँ तक कह दिया कि सेफ्टी इज़ जस्ट अ वेस्ट। इन्होंने जो क्लेम किया था कि मैंने बड़ी स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग और लॉजिकली कुछ रूल्स तोड़े हैं सबमर्सिबल्स को बनाने में, रूल ये कहता था कि टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का यूज़ नहीं करना, जो इन्होंने किया और जानबूझकर किया क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। डेविड लॉजरेज, जो ओशन गेट कंपनी में डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशंस थे, उन्होंने जनवरी 2018 में कई बार इसकी सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर बात की और जब इनकी नहीं सुनी गई तो वो ये केस लेकर कोर्ट में भी गए थे। उन्होंने अपनी अपील में कहा कि एक सेफ्टी असेसमेंट और सर्टिफिकेशन होना चाहिए इस सबमर्सिबल का, जिसको ओशन गेट कंपनी ने वेस्टेज ऑफ मनी कहकर रिफ्यूज़ कर दिया। इसके बाद 27 मार्च 2018 को भी 36 लोगों ने ईमेल लिखा मिस्टर स्टॉकटन रश को और उनको सबमर्सिबल की सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में आगाह करने की कोशिश की, जिसको उन्होंने अपनी इंसल्ट बोलकर रिजेक्ट कर दिया। स्टॉकटन रश को ये वार्न किया गया कि वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के नाम पर कहीं अपने और अपने क्लाइंट्स की ज़िंदगियों को ख़तरे में न डाल दें। मार्च 2018 में ही एक और डीप सी एक्सप्लोरर इनको लिखते हैं कि तुम सेफ्टी रेगुलेशंस को लेकर थोड़ा कंजर्वेटिव रहो, वरना कहीं टाइटैनिक शिप का वो फ्रेज़ शी इज़ अनसिंकेबल कहीं रिपीट ना हो जाए। टाइटैनिक शिप इतना गिगैंटिक साइज़ में था कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो कभी डूब सकता है, इसलिए उसको दी अनसिंकेबल टाइटैनिक कहा जाता था। लेकिन वो डूबा और उसके पीछे टाइटन सबमर्सिबल भी एक ख़तरनाक हादसे का शिकार हुई। स्टॉकटन रश का नाम तारीख में एन इन्वेंटर किल्ड बाय हिज ओन इन्वेंशंस की लिस्ट में हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, जहाँ रहिए जैसे रहिए, सेफ्टी रेगुलेशंस और सेफ्टी कंसर्न्स को हमेशा प्रायोरिटाइज करते रहिएगा।
अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हमें हमेशा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। बहुत शुक्रिया।